वहीं बीती रात ईरान ने इजराइल पर भीषण बमबारी की है। खामनेई की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक के साथ क्लस्टर बॉम्ब बरसाए हैं। बीती रात हुए हमले में देखिए एक शख्स की मौत भी हो गई है। ये खबर भी निकलकर सामने आई। रात भर इजराइल के हमले में सायरन सुनाई दिए गए और इस दौरान न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता रिफत अब्दुल्ला ने वॉर जोन से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी। आपको दिखाते हैं खौफनाक तस्वीरें किस तरह से न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुई हैं। सायरन फिर से बज गई है। 19 मार्च है, रात का टाइम है। ईरान की तरफ से इसराइल पर हमले तेज कर दिए गए हैं। जगह जगह पे हमले हो रहे हैं। ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागे जा रहे हैं, काफी जगहों पे नुकसान हुआ है। बेन गोरियन एयरपोर्ट पे 3 प्राइवेट जहाजों को नुकसान पहुंचा है। 2 रेलवे स्टेशन को यहां पे नुकसान पहुंचा है। अली लारजानी के मारे जाने के बाद ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल का हमला तेज कर दिया गया है। सायरन बज रही है, लोग छुपे हुए हैं बंकरों में और इर्द गिर्द हर तरफ से सन्नाटा है। ये टेल अवीव है और अगर मैं 360 पैन करूं, यहाँ पे आप किसी को नहीं देखेंगे। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से भाग रहे हैं लोग शेल्टर की ओर। तो हमले तेज कर दिए गए हैं। पूरे इलाके में सन्नाटा मच गया है और कई जगहों पे नुकसान पहुंचा है। तो क्लस्टर बम का इस्तेमाल लगातार ईरान की तरफ से किया जा रहा है। जो ही आसमान में मिसाइल देखते हैं हम, उसके बाद छोटे छोटे बम इर्द गिर्द बिखरते हैं, जिसकी वजह से सख्ते में आ गया है इसराइल और कई जगहों पे अभी तक नुकसान हुआ है। और ये देख सकते बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से, ये देख सकते हैं आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स क्लस्टर बॉम्ब्स के। ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमारी ओर ही आ रहा है और ये बहुत बहुत डेंजरस होता है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल हमारी ओर आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्लस्टर बम और अभी होंगे धमाके यहाँ पे। और साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस क्लस्टर बम के बीच में से भी मिसाइल निकल गया। धमाके जोरदार हो रहे हैं, सुन सकते हैं आप, हर साइड से धमाके हो रहे हैं। और देखिए ईरान पर देर रात इजराइल की नई स्ट्राइक सामने आई है। तेल अवीव में रात को 6 बार मिसाइल अटैक हुआ है और मिसाइल हमले में एक शख्स की मौत की भी खबर है। कई जख्मी हुए हैं। इजराइल के कई शहरों में देखिए किस तरह से क्लस्टर बम गिराए गए हैं। आज 19 मार्च है, ये तीसरी बार है रात के दौरान कि सायरन बज चुकी है। आप देखिए कि लोग अब शेल्टर में जा रहे हैं। आप देखना होगा किस और जो है ये अटैक होगा, कहां की तरफ अटैक होगा। हम अभी देखने की कोशिश करेंगे आसमान की तरफ और वहां से देखते हैं कि क्या कुछ होगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं, ये देखिए एक और, ये देखिए मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से जो लॉन्च किया गया, यहाँ हम देख पा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मिसाइल है जो दागा गया है ईरान की तरफ से। ये देखिए कि किस तेजी के साथ मिसाइल जो है हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। एक और देखिए, ये देखिए कि क्या स्पीड है मिसाइल की। मिसाइल जो है बिल्कुल अवॉइड कर रहा है एयर डिफेंस सिस्टम को। बिल्कुल एक साइड से आया, दूसरी डायरेक्शन की तरफ मुड़ा ये मिसाइल। तो फिर से टेल अवीव धमाकों से दहल गया। अभी देखना होगा कि कहां पे क्या नुकसान हुआ है। रात के दौरान अभी तक 4 बार सायरन बज चुकी हैं। 4 बार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया। आज 19 मार्च है और जब से अली लारजानी के मारे जाने की खबर आई, तब से लगातार जो है ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और काफी जगहों पे यहाँ पे धमाके हुए हैं। रात के दौरान एक आदमी की मौत भी हुई है सेंट्रल इसराइल में और कुछ लोग घायल होने की भी खबर है। कई जगहों पे जो है वो क्लस्टर बॉम्ब्स का इम्पैक्ट हुआ है और यहाँ पे लगातार धमाके हो रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि इसराइल लगातार कल से दहल रहा है धमाकों से, क्योंकि बार बार ईरान की तरफ से इसराइल पर अटैक किए जा रहे हैं। न सिर्फ इसराइल पर बल्कि मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज में भी लगातार धमाके हो रहे हैं। लगातार वहाँ पे गैस या ऑयल जो फैसिलिटीज़ हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो फिलहाल लगातार जो है पूरे इस
मिडल ईस्ट में हालात बहुत खराब हैं। और जंग में देखिए पहली बार ईरान की गैस या ऊर्जा सुविधाओं को सीधे निशाना बनाया गया है। वॉर ब्रेकिंग अब तक पहुंचा दे ईरान के दक्षिणी हिस्से में गैस रिफाइनरी पर इजरायल ने देखिए कैसे बड़ा हमला कर दिया। इजरायली फोर्सेस ने साउथ ईरान के असालुये इलाके के पास मौजूद गैस रिफाइनरी पर ये स्ट्राइक की है और हमले के तुरंत बाद आप देखिए किस तरह से गैस रिफाइनरी के आसपास आप भीषण आग की लपटों को देख सकते हैं। काले धुएं का ये गुब्बार भी आप देख सकते हैं जिसने गैस फैसिलिटीज को अपनी चपेट में ले लिया और साथ ही साथ ये पूरा तांडव कुछ इस तरह से तबाही के मंजर में तब्दील होता हुआ नजर आया। लेकिन इस हमले से पहले ही देखिए एनर्जी सप्लाई की दिक्कत से ये पूरी दुनिया जूझ रही है। अब चिंता और ज्यादा इन हमलों के जरिए सामने आ रही है। तो ईरान के सबसे बड़े गैस भंडार पर देखिए ये पूरा हमला यहां पर हुआ है और आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए ये वो तबाही है जो आज भी जारी है। वहीं ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले साउथ पास गैस फील्ड पर हमले को लेकर अमेरिका अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहा है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इस हमले में अमेरिका का हाथ नहीं है। अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा कि हमला इजरायल ने किया है। इस बीच इजरायली सूत्रों ने दावा किया कि साउथ पास पर की गई एयर स्ट्राइक अमेरिका के साथ मिलकर अंजाम दी गई थी। और वहीं तेल अवीव के आसमान में देखिए फिर से ईरानी मिसाइलों का तांडव नजर आया है। तेल अवीव में लगातार सायरन गूंज रहे हैं। वॉर ब्रेकिंग ऐप तक पहुंचा दे। हालात खतरनाक से भी खौफनाक स्थिति पर आप पहुंचे हैं। ये वो क्लस्टर बॉम्ब है जिनकी मारक क्षमता आप जानेंगे तो होश फाख्ता हो जाएंगे। ये एक ऐसा विनाशकारी हथियार होता है क्लस्टर बम जो आसमान में ही फट जाता है, हवा में ही फट जाता है और फिर सैकड़ों बम इसके जरिए देखिए कुछ इसी तरह से निकलते हैं और एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लेते हैं। जानकारी पहुंचा दें कि 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां पर ये प्रतिबंधित है, यानी कि इसे गैर कानूनी तौर पर माना गया है क्योंकि ये विनाश की खतरनाक रूपरेखा तैयार करते हैं। और वहीं गैस फील्ड पर हुए हमले के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई ने अमेरिका और इजरायल के साथ खाड़ी देशों को सीधी सीधी धमकी दी है। मोस्तफा खामनेई ने कहा कि अली लारिजानी की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर की ये चेतावनी सामने आ चुकी है। मोस्तफा खामनेई ने साफ कर दिया कि इस घटना के जिम्मेदार अपराधियों को जल्द ही सजा दी जाएगी। हर खून की कीमत खून से चुकाएंगे हत्यारे। मोस्तफा खामनेई के जरिए यह कहा गया है कि अपराधियों को हत्या की कीमत चुकानी होगी। अली लारिजानी यानी कि IRGC की वो रीढ़ की हड्डी जिनके इशारे पर ही सब कुछ नेतृत्व के तौर पर सामने आ रहा था और यही वजह थी कि ईरान अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद भी लगातार इस युद्ध पर टिका हुआ था। अमेरिका इजरायल से देखिए जंग के बीच ईरान को एक और तगड़ा झटका लगा है। वॉर ब्रेकिंग अब तक पहुंचा दे। ईरान के खुफिया मामलों के मंत्री इस्माइल खातिब की मौत हो गई है। बहुत बड़ा झटका है। इजरायल के दावे के मुताबिक ईरान ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। तेहरान में इजरायल के हवाई हमलों में खातिब की मौत हुई है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने खातिब की मौत की पुष्टि कर दी है। देखिए खातिब की मौत ईरान के लिए यकीनन अली लारिजानी की मौत के बाद और भी बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि इससे पहले ठीक पहले शीर्ष सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और फिर रिवोल्यूशनरी गार्ड के बासिज फोर्स के प्रमुख जनरल घोरम रजा सुलेमानी को भी इजरायल निशाना बना चुका है। तो अब तक शीर्ष नेतृत्व के कई वो बड़े चेहरे खात्मे की तरफ न सिर्फ बढ़े हैं बल्कि पूरी तरह से खात्मा उनका हो चुका है और ऐसे में एक और बड़ा चेहरा ईरान का जा चुका है। वहीं पश्चिम एशिया में देखिए युद्ध का आज 20वां दिन है और ईरान को लगातार बड़े झटके लग रहे हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई समेत अब तक जो है 8 बड़े नेता जो हैं अधिकारी जो हैं मारे जा चुके हैं जिनमें सिक्योरिटी इंटेलिजेंस और सेना से जुड़े सभी बड़े चेहरे मौजूद यहां पर है। सबसे पहले सबसे बड़ा झटका आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उनकी खात्मे से जुड़ी खबर के बाद सामने आया जिसके बाद अली लारिजानी क्योंकि यही सारा नेतृत्व IRGC का करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल चीफ और ऐसे में इनका खात्मा ये तो सबसे बड़े नेतृत्व को सबसे बड़ा झटका यहां पर लगा। और अली शाम खानी खामनेई के बेहद करीबी यहां पर बताए जाते थे जो कि बताया जाता था कि पूरे नेतृत्व को किस तरह से कहां कैसे मोड़ना है इनके इशारों पर होता था। और इस्माइल खतीब इंटेलिजेंस मिनिस्टर का खात्मा अपने आप में बताता है कि ये वो बड़े चेहरे थे जिनकी वजह से ईरान की पूरी जंग जारी थी। जैसे ईरान को लेकर जारी जंग में अब तक अमेरिका को अपने ही सहयोगियों से झटका मिलता नजर आ रहा है।
यूरोपीय देशों ने साफ कह दिया है कि यह जंग उनकी नहीं बल्कि सिर्फ अमेरिका की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप ने डोनाल्ड ट्रंप के सैन्य दबाव को ठुकराते हुए साफ किया कि उन्हें इस युद्ध में शामिल होने को लेकर ना तो भरोसा है और ना ही वो इसके मकसद को समझ पा रहे हैं। ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है और ये बड़ा झटका भी माना जा रहा है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप भड़कते हुए नजर आए थे। और देखिए, तेहरान ने खाड़ी में सबसे घातक हमले की धमकी दी है। ईरान ने सऊदी अरब, कतर, यूएई में तेल डिपो को खाली करने तक के लिए कह दिया है और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ लहजे में कह दिया है कि जलते गल्फ के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जिम्मेदार है। उधर ईरान के ड्रोन यूएई, सऊदी अरब, कतर और कुवैत में फिर से इंटरसेप्ट हुए हैं। ट्रंप के टर्मिनेटर ने मानी हार। बैकफुट पर अमेरिका का सुपर जहाज। क्या अमेरिका की नौसेना को ईरान ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है? यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन ये वो जहाज हैं जिन्हें दुनिया अजेय मानती है, लेकिन सैटेलाइट इमेज में ये दोनों युद्धपोत पीछे हटते दिखे। क्या ये जहाज ईरान के तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो गए हैं? क्या ये अमेरिकी ताकत का अंत है या डर का इजहार? यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले ईरान के तट से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर था, ओमान की खाड़ी में, जहां तेहरान के ड्रोन और गन बोट से उसका सामना हुआ। तो क्या यूएसएस अब्राहम लिंकन अब 1100 किलोमीटर दूर ओमान के सलाला पोर्ट के पास छिप गया है? उधर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड भी लाल सागर के जद्दाह पोर्ट के पास शिफ्ट हो गया है। क्या यमन में हुती मिलिशिया के मिसाइलों ने जेराल्ड फोर्ड को पीछे हटने पर मजबूर किया? ईरान ने दावा किया कि बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक ने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को पीछे हटने पर मजबूर किया। हालांकि अमेरिका ने इस दावों को खारिज कर दिया। तेहरान पहले ही कह चुका है, अगर अमेरिकी जहाज ईरान की तरफ आए तो उसकी वापसी मुश्किल होगी। अब अमेरिका के सबसे हाईटेक युद्धपोत की वापसी कई सवाल खड़े कर रही है। अमेरिका अपने जहाजों की वापसी को तकनीकी सुधार बता रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिकी जहाज अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं? Iran is known for a lot of fake news, and they deal with our fake news. And I actually think it's pretty criminal because our media companies, who have no credibility whatsoever, are putting out information that they know is false, and it's very dangerous. जंग के मैदान में ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जबरदस्त पलटवार कर रहा है। तेहरान की कम दूरी की मिसाइलों ने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को बुरी तरह से तबाह किया है। तो क्या यही वजह है कि ट्रंप के डिस्ट्रॉयर जहाज इन मिसाइलों की रेंज से दूरी बना रहे हैं? क्या ईरान के सस्ते ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलों ने अमेरिकी युद्धपोत को समंदर में शांत रहने पर मजबूर कर दिया है? अमेरिका के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की लॉन्ड्री में 12 मार्च को आग लग गई थी। यह आग 30 घंटे से ज्यादा देर तक जलती रही। इसमें कई सैनिक घायल हो गए। 600 से ज्यादा सैनिक बिस्तर छोड़कर फर्श पर सोने को मजबूर हुए। अब इस जहाज को मरम्मत के लिए ग्रीस के सौदा द्वीप भेजा जा रहा है। युद्ध क्षेत्र से बिल्कुल बाहर, ईरान की मिसाइलों से कोसों दूर। क्या यह महज इत्तेफाक है या अमेरिका का डर? अमेरिका ने इसे जंग की बाहर की घटना बताया है, लेकिन जहाज में जिस वक्त आग लगी वो कुछ और इशारा कर रही है, क्योंकि ईरान ने पहले ही यूएसएस फोर्ड को अपना टारगेट बता दिया था। अब दुनिया देख रही है और सवाल पूछ रही है कि क्या सुपर पावर झुक रहा है या समझदारी दिखा रहा है।
यूएसएस जेराल्ड फोर्ड अमेरिका का सबसे नया और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी लंबाई 1106 फीट है, वजन 1 लाख टन है। पावर के लिए इसमें दो 1AB न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो 700 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करते हैं, पुराने निमित्ज क्लास से 25% ज्यादा। इसकी रफ्तार 30 नॉट से ज्यादा है। इसमें F-35C, FA-18 जैसे 75 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन की लंबाई 1092 फीट है। इसका वजन 1,04,000 टन है। पावर के लिए इसमें दो A4W न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो 2,60,000 सॉफ्ट हॉट पावर देते हैं, जो लगभग 194 मेगावाट के बराबर है। इसकी भी रफ्तार 3 नॉट से ज्यादा है। इस पर 80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। अमेरिका जो पूरी दुनिया को चेतावनी देता है, आज खुद बैकफुट पर क्यों है? जिसने इराक को झुकाया, अफगानिस्तान को हिला दिया, वही अमेरिका आज अपने सबसे बड़े हथियार पीछे क्यों ले जा रहा है? क्या ये ईरान का दबाव है? क्या अमेरिका को मिसाइल हमलों का डर है? क्या अंडरग्राउंड बंकरों ने अमेरिका को रोक दिया है? क्या ये जंग अमेरिका के कंट्रोल से बाहर हो गया है? The only thing that is widening is our advantage. Not to mention our Gulf partners stepping up even more, now going on the offense, and have always been with us on the defense with collective and integrated air defenses. कुल मिलाकर ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं। एक है हिंद महासागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन यानी CVN-72, दूसरा है भूमध्य सागर से होकर लाल सागर में पहुंचा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड यानी CVN-78। दोनों ही कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं। बाकी सप्लाई शिप और परमाणु पनडुब्बियां भी हैं, लेकिन ईरान में कोहराम मचाने के लिए इन दोनों जहाजों पर अमेरिका के फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स तैनात हैं। पहला है F-35 लाइटनिंग जो एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। दूसरा है FA-18 सुपर हॉर्नेट जो अमेरिकी नेवी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। इसी ताकत को ईरान के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है, लेकिन ये कैरियर बैटल ग्रुप बिना इलाकाई मदद के ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, यानी इन्हें ईंधन और बाकी रसद के लिए आसपास के सहयोगी देशों का साथ चाहिए। बड़ा सवाल है कि अगर अमेरिका को सऊदी अरब की मदद मिलने पर ईरान अपनी मिसाइलें तान देता है और इसका सबसे बड़ा टारगेट जद्दाह बनता है, तो आगे क्या होगा? ईरान की मिसाइल सऊदी अरब की इस पोर्ट सिटी तक पहुंच सकती है और यहां से यमन भी बहुत करीब है, जहां से हुथी मिलिशिया भी ईरान की मदद करने के लिए जद्दाह और अमेरिकी बैटल ग्रुप को टारगेट कर सकती है। इस तरह से अमेरिका और उसके खाड़ी वाले साथी दो चोक पॉइंट से घिर गए हैं। एक है हरमुज और दूसरा है बाब अल मंदब। दोनों ही जगह अमेरिका और उसके साथी खाड़ी देशों के गले की फांस बन चुकी है। हरमुज पर ईरान का पहरा है और बाब अल मंदब भी दूसरा चोकिंग पॉइंट बनने जा रहा है। ईरान का युद्ध लंबा चलने वाला है। ईरान की सेना अब यह युद्ध ट्रंप और नेतन्याहू को पूरी तरह से थकाने के लिए लड़ रही है और इसमें उसकी खतरनाक मिसाइल सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रही है। अभी तक ईरान ने कौन कौन सी मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया है, ये भी देखिए। ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर, रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक। शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 1600 से 2000 किलोमीटर तक। सेज्जिल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। गदीर मिसाइल और इमाद मिसाइल दोनों की रेंज 1800 किलोमीटर। लेकिन सवाल है कि समंदर का सबसे ताकतवर खिलाड़ी आज खामोश क्यों है? जो जहाज हमला करते थे आज बचाव में क्यों है? क्या ये वापसी है या बड़े हमले की तैयारी? यूएसएस फोर्ड और यूएसएस लिंकन का पीछे हटना एक साधारण सैन्य फैसला भी हो सकता है, लेकिन दुनिया के लिए ये एक बड़ा संकेत है। सुपर पावर भी कभी कभी रुकता है या फिर खेल उसके हाथ से निकल रहा है। समंदर की सतह पर जो दिख रहा है वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली खेल अब दूरी, रेंज और टाइमिंग का है, जहां हर कदम सोचा समझा है और हर चुप्पी अपने आप में एक रणनीति। ताकत सिर्फ आगे बढ़ने में नहीं होती, कभी कभी सही वक्त पर रुक जाना भी सबसे बड़ा दांव होता है। लेकिन इस बार दांव बहुत बड़ा है। एक तरफ ईरान का बढ़ता दबाव,
दूसरी तरफ अमेरिका की साख। अब सवाल ये नहीं कि जहाज कहाँ है, सवाल ये है कि अगला वार कौन करेगा और कब, क्योंकि अगला कदम सिर्फ जंग की दिशा नहीं, दुनिया की तस्वीर भी तय करेगा।